मिनट लगेगा, उसके बाद प्लीज आस्क योर डाउट्स। हाँ, होना नहीं चाहिए डाउट्स, बट स्टिल हुआ तो दोस्तों मोस्ट वेलकम। जस्ट गिव मी 20-25 मिनट्स टू लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, बोलिए सर। सो फ्रेंड्स, अमोनिया के अंदर जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए हेबर्स प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये हेबर्स प्रोसेस जो है ये मैन्युफैक्चर करने का तरीका है अमोनिया को, है ना। यू नो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देखिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन अपने लोग कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। यहां पर अपने डिस्कशन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रीज में ये कैसे प्रिपेयर होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हाँ सर बताओ, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात को। मैं बोला ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियसली आप लोग को पता है मैं हमेशा की तरह पहले इक्वेशंस कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। जो डायग्राम आप लोग का क्या आदत है, डायग्राम जैसे ही कोई प्रिपरेशन देखते हो डायग्राम दिखा दो सर, नहीं, वो बुक का स्टाइल है, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू स्टडी और अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, तो सुनते चलिए बात को। फ्रेंड्स, अगर मैं पहले इक्वेशन बताऊं आपको अमोनिया प्रिपरेशन का, तो द इक्वेशन इज N2, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेसिकली प्लस 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। गौर फरमाइएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, साथ साथ में ये एक्सोथर्मिक भी है, मतलब हीट रिलीज होगा। सम हीट इज ऑल्सो जनरेटेड रिलीज्ड। ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से सुनना, बोलिए सर। नाइट्रोजन जो है वो आप लोग को पता है गैस है, हाइड्रोजन जो है वो आप लोग को पता है गैस के रूप में रहेगा, और जो अमोनिया फॉर्म होगा वो भी मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, एक गैस के रूप में ही रहेगा। ठीक है, ये तो कुछ नया नहीं बताया मैंने आप लोग को, ध्यान से सुनना। अगर मुझे कोई बोलता है कि इधर से पहले प्रॉपर्टीज का बात करो, प्रॉपर्टीज या अदर प्रॉपर्टीज की जगह मैं बोलूं इंडस्ट्री में जो अमोनिया प्रिपेयर होता है वो किस कंडीशन में होता है। फिर से बोलता हूं, अगर कोई मुझे पूछे कि भाई इंडस्ट्री में जो अमोनिया प्रिपेयर होता है वो किन कंडीशंस में होता है, तो मैं बोलूंगा ध्यान देना। नंबर 1, अगर रेशियो आप लोग देखो सोडियम नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, अगर कोई मुझसे पूछता है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स 1:3 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कंपोजिशन। जब भी ऐसा कोई मेजर हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं ना, तो गैसेस का बाई वॉल्यूम ही देखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम मतलब सिंपल भाषा में मैं अगर समझाऊं और ज्यादा आपको अच्छा लगे, इजी लगे, तो जैसे 4 मोल्स है ना, यहां पर फ्रेंड्स 4 मोल्स है। अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज और देखोगे तो यहां पर 4 मोल्स है। एक काम करता हूं, वो मोल्स के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, वरना परेशान हो गया आप लोग। अभी सिंपल भाषा में ये देखो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन आप लोग देख रहे हो एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग टू गिव ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सिंपल भाषा में तो ये हो गया 1:3 बाय वॉल्यूम। ठीक है, जो टेम्परेचर है माय डियर फ्रेंड्स वो लो नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट टेम्परेचर होना चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच का, लगभग बीच बीच का। और वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या है, अगर कोई मुझसे पूछता है, मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट टेम्परेचर का मतलब है 450 to 500 डिग्री। अब सीधा सा बात है, जब भी मैं ये बात बोलूंगा, साइंस है साहब, क्वेश्चन तो आएंगे ही, आप लोग सीधा बोलोगे सर क्यों लो टेम्परेचर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट लो टेम्परेचर सर। मैं बोला ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सीधा आ गया, मैं लिख देता हूं, व्हाई नॉट लो टेम्परेचर। आप लोग ये पूछ सकते हो मेरे से, या एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि लो टेम्परेचर क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, समझने की बात कोशिश करना, अगर आप लो टेम्परेचर रखोगे, अगर आप ये लो टेम्परेचर रखोगे ना, तो फिर ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे की तरफ मूव करके कंबाइन ही नहीं होंगे। दे विल नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कंबाइन। आप लोग को एक दूसरे की तरफ मूव करवाना है इनको, तो आप लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर विगरसली। अरे तो यार, ये जब मॉलिक्यूल साथ में वाइब्रेट करेगा तब थोड़ा सा पास आएगा और तब ये कॉम्बिनेशन हो पाएगा। तो लो टेम्परेचर पे वो अचीव नहीं हो पाएगा।
हायर टेम्परेचर क्यों नहीं सर? क्योंकि कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे ना, वो काम नहीं करेगा फिर, इसलिए हायर टेम्परेचर नहीं। खैर हायर टेम्परेचर से कोई पूछता नहीं है, लोअर से पूछता है। तो आप बोलोगे व्हाई नॉट लो टेम्परेचर? एट लो टेम्परेचर्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वोंट इवन रिएक्ट, वोंट रिएक्ट, पूछते नहीं है, बट आपके मन में पढ़ते पढ़ते आया, जो कि आना भी चाहिए ना, हर बात का क्यों होना चाहिए, क्यों, ये क्यों, वो क्यों, तो इसका मैं जवाब दिया आपको। ठीक है जी सर। सर मैं अगर आप लोगों को प्रेशर का बताऊं, सर मैं अगर आप लोगों को प्रेशर का बात बताऊं, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना। तीसरा कंडीशन है प्रेशर। प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स वो बहुत हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। और कितना होता है लगभग? मैं बोला देखो 200 टू 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सच बताऊं तो यार 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अच्छा आइडल, अगर कोई बोले व्हाट इज द आइडियल प्रेशर, हालांकि आइडियल पूछता नहीं है, पर पूछ लिया तो 252 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर ये प्रेशर हाई या इंक्रीज क्यों रहना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। वो जो मोल का कंसेप्ट था, देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे मिला के टोटल 4 मोल हो गए बाएं तरफ लेफ्ट साइड, पर यहाँ पर हो रहा है 2 मोल्स। ये बात आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में मोल्स ज्यादा है और राइट साइड में कम है, तो ऐसा रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए प्रेशर हैज टू राइज। ऐसा तभी होता है, 4 मोल से 2 मोल का फॉर्मेशन तभी होता है जब प्रेशर इंक्रीज हो। क्या इंक्रीज हो? प्रेशर इंक्रीज हो, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो वो प्रेशर आप लोग इंक्रीज करते हो एंड देयरफॉर यू आर एबल टू अचीव दिस कन्वर्जन, क्योंकि आपको यही कन्वर्जन चाहिए। समझना, हाई मोल टू लो मोल, मैं लिख भी देता हूं ये बॉक्स बना के, वरना कंफ्यूजन होगा। ये बात नहीं पता था आप लोग को, तो ये डिटेल में उन लोग पढ़ते हैं जिन लोग 11-12 में जाते हैं। पर खैर हम लोग को अभी उतना ज्यादा माथा मगजमारी नहीं करना, वो मैं बता दिया आप लोग को, क्योंकि अमोनिया जो है वो 11-12 के लेवल पर भी स्टूडेंट्स का आता है। खैर वी आर नॉट कंसर्न एंड बॉदर्ड अबाउट दैट एट ऑल। तो हाई मोल से लो में जाना है तो आपको प्रेशर जो है वो ग्रेटर यूज करना पड़ेगा। सर ग्रेटर यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो प्रेशर है वो आप लोगों को ग्रेटर यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, ग्रेटर प्रेशर। और फ्रेंड्स अगर लो मोल से हाई की तरफ जाता है तो आपको प्रेशर लोअर करना होगा। यहां पर हम लोग को वो नहीं चाहिए ना, यहां पर तो हम लोग को चाहिए कि भैया ग्रेटर प्रेशर और प्रेशर इंक्रीज करे, क्योंकि हम लोग को लोअर मोल की तरफ यानी कि 2NH3 की तरफ ही मूव करना है। ठीक बात है सर। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, 4th पॉइंट, ये जनरल बात है, ये इसके बारे में नहीं है, कंडीशन नहीं है, मैं जस्ट एक बात बता देता हूं। नोट, ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स जो अभी आप लोगों ने देखा, ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स जो अभी आप लोगों ने देखा, इट्स एन एक्सोथर्मिक वन। व्हाट सर? इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज इट रिलीजेस हीट। एंडोथर्मिक हीट अब्सॉर्ब करता है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। एक्सोथर्मिक व्हाइल द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस हीट को रिलीज करता है। तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर सीधी सी बात कि द रिएक्शन is exothermic as it releases heat. As it releases heat. सर बात तो हम लोग को आपका बिल्कुल क्लियर है। मैं बोला ओके, मैं बोला ओके, अगर क्लियर है तो सर आगे भी बात करिए। मैं बोला देखो अगर हम लोग आगे बात करें तो ये 3 तो काम से खत्म नहीं हुआ, प्रेशर से ही खत्म नहीं हो गया सर। 4th बात भी है, 4th बात भी है। इसका कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को और तेज कर देता है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स कैटलिस्ट का क्या मतलब, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है मैं आपको बता दूं, फाइनली डिवाइडेड आयरन। यहां पर जो फ्रेंड्स कैटलिस्ट यूज होता है वो आपका यूज होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन। अच्छा जी हाँ सर। और 5th पॉइंट फ्रेंड्स, अगर कोई पूछता है कि इधर पे प्रमोटर क्या है, सर ये प्रमोटर क्या हो गया अब सर? एक तो कैटलिस्ट और एक भी प्रमोटर हो गया। प्रमोटर यहां पर माय डियर फ्रेंड्स बहुत होता है, एक होता है मॉलिडेनम, एक होता है, काफी बुक्स में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी, वो भी लिख दूंगा, रुक जाओ। मॉलिडेनम,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब सर थोड़ा सा बात को समझाओ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जो कैटलिस्ट वाला बात है ये हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, ये प्रमोटर वाला बात जो है वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ओके, चलिए मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीके से समझाता हूं। चलिए ठीक है, हाँ सर बोलिए। फ्रेंड्स, आप प्लेस ए में रहते हो, ठीक है, प्लेस ए में रहते हो। आप लोगों का वो मांझी मूवी देखा हुआ होगा ना, मांझी, जिसमें दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ता है। हाँ सर देखा हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक प्लेस ए में रहते हो और आपको जाना प्लेस बी में। दशरथ मांझी को जैसे जाना था, कहाँ जाना था? हॉस्पिटल जाना था। समझना मतलब प्रॉब्लम उसके साथ क्या हुआ, वो अपनी वाइफ को इसलिए नहीं बचा पाया बिकॉज बीच में एक माउंटेन खड़ा था। सर बिल्कुल ठीक बात है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर बीच में एक माउंटेन खड़ा है तो दिक्कत तो होगी। सर बिल्कुल सही है। तो फिर फ्रेंड्स सल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, कैसे किया जाए काम? देखो, दो रास्ते हैं। अगर आपको धीरे धीरे जाना, आपके पास समय है, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही बोलोगे, ऐसे 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 जाने का। पर अगर आपको फास्ट जाना है, आपको फास्ट जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो आपको एक सुरंग खोदनी पड़ेगी। मान लीजिए इस माउंटेन के दरमियान आपने सुरंग खोद दी और एज अ रिजल्ट यहां पर ये एक होल क्रिएट हो गया। और फ्रेंड्स इस होल की वजह से आप लोग यहां से यहां सीधा जा सकते हो, है ना, एक होल क्रिएट हो गया। दशरथ मांझी के टाइम पे ये होता तो वो उसके लिए भी अच्छा होता। पर खैर जो भी है, मान लो आपने ये एक होल क्रिएट कर दिया प्लेस बी तक जाने के लिए। फ्रेंड्स अब गेम को समझो। कैटलिस्ट है ये सुरंग, जैसे ये सुरंग, ये जो टनल है, टनल, ये टनल जो है ये कैटलिस्ट की तरह है, जो आपका काम को फटाफट करने में हेल्प करेगा। सेम तरीका यहां पर काम करता है आपका फ्रीली डिवाइडेड आयरन। चलो सर मान लिया फ्रीली डिवाइडेड आयरन ये काम करता है, तो कैटलिस्ट तो ऑलरेडी रिएक्शन कर रहा है, फिर आपको क्यों प्रमोटर का दरकार है? प्रमोटर माय डियर फ्रेंड्स कैटलिस्ट को अपना काम करने में और बेहतर तरीके से मदद करता है। सर समझ नहीं आया। मैं बोला अब आप लोग एक एग्जांपल लो। ये जो सुरंग है वो टनल है, ये जो सुरंग है या टनल है वो कैटलिस्ट है। पर ये टनल बनाने के लिए या टनल पूरी तरह से काम कर पाए, इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए था? ड्रिलिंग मशीन, जिससे टनल का ड्रिलिंग हो पाए। तो टनल के लिए भी, मतलब कैटलिस्ट के लिए भी किसी और चीज का दरकार है। आप लोगों को मान लो एक ड्रिलिंग मशीन का दरकार है। आप लोगों को मान लो एक ड्रिलिंग मशीन का दरकार है, ऐसे करके आवाज करता है ना, तो वो ड्रिलिंग मशीन जो है वो क्या करता है? वो कैटलिस्ट को अपना काम करने में या कैटलिस्ट को तैयार होने में हेल्प करता है। जी हाँ बिल्कुल, ड्रिलिंग मशीन एक प्रमोटर की तरह काम हुआ। ड्रिलिंग मशीन जो है फ्रेंड्स वो एक प्रमोटर की तरह काम कर रहा है। ओह, इसलिए डियर फ्रेंड्स ये मोलिडेनम नाम का प्रमोटर का दरकार पड़ता है। या मैंने बता दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये लोग कैटलिस्ट को स्पीड अप करते हैं, है ना। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल था, तो इसको ना रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि चल क्या रहा है पीछे में, आपको क्लियर हो वो मैंने बताया, ठीक है ना। बाकी आप लोग को जो एग्जांपल पसंद आए वो आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। सर ये हो गया आप लोगों का कंडीशंस, मेन बात हो गया कि ये आप लोगों का हो गया कंडीशंस। और भी है कंडीशन, एक और कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, कंडीशन नंबर 6। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं दोस्तों कि हेबर्स प्रोसेस के दरमियान कंडीशंस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी कॉल एज अमोनिया, ठीक है। आप लोग को पता है कि सोडियम और हाइड्रोजन यूज हो रहा है। ये जो आई मीन सॉरी मैं सोडियम बोल दिया, एब्सोल्युटली सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हो रहा है, N2 एंड H2 यूज हो रहे हैं। ये जो N2 और H2 है ना, ये लोग इंप्योरिटीज से फ्री रहने चाहिए। कैसी इंप्योरिटीज सर? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, बल्कि ये इंप्योरिटीज के साथ रिएक्शन हो जाएगा जबरदस्ती का, तो कुछ और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो इस वजह से मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड बी फ्री फ्रॉम impurities लाइक, फिर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख लो, आपकी मर्जी है ना। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, तो टू प्रिवेंट रिएक्शन विद दिस इंप्योरिटीज, ये इंप्योरिटीज रिएक्शन को रोक भी देंगी और अपने साथ रिएक्ट करवा लेंगी। तो मैं इसीलिए कहा कि ये इंप्योरिटीज रहने ही नहीं चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा सर इतना बात जो आपने कहा हमें,
वो हमें बिल्कुल समझ में आ गया सर। मैं बोला वेरी गुड, अगर समझ में आ गया तो सर आगे बात करो। अब मैं बोला आगे बात करो, अब आप लोग बोले सर आगे बात करो। मैं बोला ये तो था माय डियर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अमोनिया हैज टू बी प्रिपेयर्ड। कंडीशन मतलब कि इसके बिना अमोनिया प्रिपरेशन में दिक्कत आएगा अगर ये 6 मौजूद ना रहे तो। टेम्परेचर, ठीक है ना, मीडियम 450 के आसपास, 450 के आसपास, प्रेशर हाई, ठीक है, रेशियो 3:1 नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बाय वॉल्यूम, कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, प्रमोटर मॉलिडेनम या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इंप्योरिटी फ्री होना चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बिकॉज अगर इंप्योरिटीज मौजूद है तो वो रिएक्शन होने नहीं देंगे या रिएक्ट कर जाएंगे N2 और H2 के साथ, अमोनिया का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सर ये तो जो आपने हमें बताया ये तो बेसिकली सर हुआ कंडीशंस, करेक्ट। अब माय डियर फ्रेंड्स कंडीशंस के बाद जैसे हम लोग पढ़े थे HCl के केस में, HCl गैस का अगर बात करूं तो आपने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने जाना था कि हम लोगों ने एयर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया था। सर बिल्कुल ठीक। तो सर क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ इज अमोनिया कलेक्टेड। क्वेश्चन है हमारा कलेक्शन ऑफ अमोनिया से रिलेटेड कि हाउ इज दिस गैस सर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और दैट यू आर टेलिंग अस अबाउट, इज इट कलेक्टेड, हाउ इज इट कलेक्टेड सर, कलेक्शन ऑफ अमोनिया। फ्रेंड्स देखो इसमें दो बातें, फ्रेंड्स इसमें देखो दो बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहला बात, कनेक्ट करने का दो तरीका है, ध्यान से सुनना। पहला तरीका बाय कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो पहले तो आप लोग एक बात क्लियर रखना फ्रेंड्स, क्योंकि रिएक्शन NH3 रिवर्सिबल है, एकदम इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो आपका साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी फ्रीली अवेलेबल रहेगा। मतलब अमोनिया है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी रहेगा, ऐसा इक्विलिब्रियम में। क्योंकि देखो जो कंडीशन यहां लेकर आएगा वही कंडीशन यहां पे भी लेकर आएगा, तो ये लोग तीनों मौजूद है। तो जब तीन गैस आपको एक साथ दिख रहा है, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो फिर सर ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग कैसे कलेक्ट करें स्पेसिफिकली अमोनिया को। देखो अमोनिया जो है ना, कूलिंग पर जब आप उसको ठंडा करते हो, कंडेंसेशन समझते हो यार, ये जो गैस है मतलब वाटर वेपर है, बारिश बनता है, वो कंडेंसेशन ही तो है। ठीक इसी तरह से अमोनिया ना लिक्विफाई बहुत इजीली होता है, मतलब लिक्विड में ऑन कूलिंग बहुत इजीली कन्वर्ट होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो क्योंकि अमोनिया पहले लिक्विड बन जाएगा, यस यू हैव कलेक्टेड इट देन। अच्छा, तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय लिक्विफाइंग इट, लिक्विफाइंग। क्यों? बिकॉज ध्यान से सुनना है ना, इट लिक्विड या इट से आप लोग क्या ही समझोगे, इसका मतलब अमोनिया लिक्विफाइज फास्टर देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओह, क्योंकि अमोनिया लिक्विफाई जल्दी होता है, समझिएगा बात को, क्योंकि अमोनिया लिक्विफाई जल्दी होता है डियर फ्रेंड्स, इस वजह से डियर फ्रेंड्स आपको अमोनिया को कलेक्ट करने के लिए लिक्विफैक्शन यानी कि कूलिंग, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, कूलिंग इज द गुड टेक्निक। सर सिर्फ एक ही तरीका है क्या अमोनिया को कलेक्ट करने का? नहीं, तो सर दूसरा तरीका भी है। जी हाँ बिल्कुल है। अमोनिया माय डियर फ्रेंड्स कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। तो अगर आप वाटर में तीनों को डिसॉल्व करोगे ना, मैं आपको बता दूं अमोनिया डिसॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फ्लोट करेंगे एंड यू कैन इजीली कलेक्ट। क्योंकि अब आप जो डिसॉल्व्ड है अमोनिया वो वाटर के अंदर, उसको आप फिर से सेपरेट कर सकते हो, आपको मिल गया अलग से अमोनिया। सो दैट कुड ऑल्सो बी देयर, पर उस केस में फिर आपको क्या है, वापस से एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जहां आप सेपरेट करोगे वाटर के अंदर से अमोनिया। नॉट अ बिग डील, बट देन दिस इज ऑल्सो मेथड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। Ammonia has better or rather greater solubility compared to what? Compared to water, hence highly soluble। oh या hence used, बस खत्म, हाईली सोल्यूबल में दोबारा क्यों लिखूं। ठीक है सर, समझ में आ गया। सो कलेक्शन ऑफ अमोनिया दो तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिक्विफाई जल्दी होता है,
you can use that condensation or you can dissolve it in water. Both are allowed, accepted, acceptable. ठीक है सर, आगे बढ़िए आप। मैं बोला ओके, अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया तो फिर सर नेक्स्ट बात क्या है? मैं बोला ध्यान से सुनना, मैं बोला ध्यान से सुनना, और ये बात मत भूलना क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तीनों चीज मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, तीनों फॉर्म होंगे सर। रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, कभी भी एक चीज रहेगा ये उम्मीद में मत रहिएगा, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम ही है ना। हाँ सर, सर 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 डायग्राम 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 सर। मैं बोला ध्यान से सुनो। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था? प्रेशर हाई होना चाहिए, लगभग 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को, इधर आप लोगों को गौर फरमाने का जरूरत है। बोलिए सर क्या? सबसे पहले फ्रेंड्स कलेक्शन के दौरान जब आप इसका बात करते हो ना फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके दौरान जो है ना आपका एक कंप्रेशन चेंबर रहता है। ये कंप्रेशन चेंबर क्या करता है? एक्चुअली प्रेशर अप्लाई करने में काम आता है। तो यहां पर हाई प्रेशर अप्लाई होता है। यहां पर फ्रेंड्स क्या होता है? यहां पर हाई प्रेशर अप्लाई होता है। 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आइडियल, तो हाई प्रेशर अप्लाई होता है, लगभग 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 250 ATM। अब सर ध्यान से सुनना, आपको अंदर में क्या चाहिए इस कंप्रेशन चेंबर के? इसको बोलते हैं कंप्रेशन चेंबर है, पहले तो मैं लिख दूं ये बात, ये है कंप्रेशन चेंबर, ठीक है, ये है कंप्रेशन चेंबर। अब फ्रेंड्स ये जो कंप्रेशन चेंबर है इसमें एक तरफ तो नाइट्रोजन आएगा और एक तरफ तो हाइड्रोजन आएगा। तो सर नाइट्रोजन क्या भारी है, तो नाइट्रोजन को कहां से कलेक्ट करेंगे? लिक्विड एयर से। तो नाइट्रोजन क्योंकि लिक्विड एयर से डिसॉल्व होकर नीचे आएगा, तो नाइट्रोजन को यहां से लाएंगे, ऐसे लाएंगे, इधर से लाएंगे, N2 गैस। यहां पर माय डियर फ्रेंड नाइट्रोजन लाएंगे कहां से? फ्रॉम लिक्विड एयर। N2 गैस कहां से ऑब्टेन की है? लिक्विड एयर से, बार बार बोल रहा हूं। अब ये लिक्विड एयर क्या है ये एक अलग डिस्कशन है, ये अभी मत पूछिए। फ्रॉम लिक्विड एयर, ठीक है ना, इसके लिए एक अलग डिस्कशन है, लेंथी डिस्कशन है। फ्रॉम लिक्विड एयर N2 गैस है। H2 गैस में आपको बता दूं, बॉश प्रोसेस जो होता है ना, हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ भागता है, तो हाइड्रोजन गैस आप यहां से कलेक्ट करवाएं। ध्यान से सुनिएगा, आप हाइड्रोजन गैस को यहां पे कलेक्ट करवाएं। ओह, तो यहां पर देखो आप, ये हो गया क्या? H2 गैस। ओह सर H2 गैस है ये? जी हाँ बिल्कुल, ये H2 गैस है। और जो प्रोसेस से कलेक्ट हो रहा है ना, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस पढ़ा हुआ आप लोग का, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन में अपने पढ़े हैं बोश प्रोसेस। मैटर ऑफ फैक्ट बोश प्रोसेस जो है आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो, 9 में भी पढ़े हो। विराट जे दलाल की बुक याद है, या फिर कुछ लोग कंसाइस या सलीना से पढ़े? दोनों में था बॉश प्रोसेस, मुझे याद है। पिंक कलर का कॉपी प्रिंटिंग में लेफ्ट साइड में है, सलीना की बुक में। सर खैर जो भी है, अभी अपने पुरानी यादों को ताजा नहीं करेंगे, बस याद रखना बॉश प्रोसेस से हाइड्रोजन कलेक्ट होता है, ठीक है, ओके। सर अब इसको आप एक चेंबर में डालोगे जिसको बोलते हैं कैटालिटिक चेंबर, जहां पे कैटलिस्ट मौजूद है। ओह, कैटलिस्ट के साथ साथ उसका प्रमोटर भी मौजूद है, मोलिडेनम। सर जो भी है, अब फ्रेंड्स ये जो गैस है ये हाई प्रेशर से यहाँ पे खुल के यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मौजूद है कैटालिटिक चेंबर। क्या मौजूद है सर? कैटालिटिक चेंबर। लिख देता हूं यहाँ पर, चिंता ना करें, कैटालिटिक चेंबर। ये जो कैटालिटिक चेंबर है ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है ना। और इसका जो प्रमोटर है, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो प्रमोटर है मोलिडेनम, जो इसको फास्ट काम करने में हेल्प करता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है चेंबर के अंदर। इस चेंबर के अंदर और दो चीजें होती है, पता है क्या? जैसे प्रेशर पहले अप्लाई किया ना आपने, आप जो 450 से 500 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए वो आप यहाँ अप्लाई करते हो। साथ में जो फाइनली डिवाइडेड आयरन रहता है कैटलिस्ट के साथ, प्रमोटर के साथ साथ, वो भी मौजूद रहता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अब याद रखना फ्रेंड्स, बार बार बोल रहा हूं, मुझे डर रहता है कि आप लोग ये भूल जाओगे, इसलिए मैं एक बार आप लोग को फिर से बता दूं क्या, कि अब जो फ्रेंड्स आएगा चेंबर, ये कंडेंसेशन चेंबर होगा। ये क्या काम करता है कंडेंसेशन चेंबर? जैसे कि ऊपर में बताया, कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा, लिक्विफाई करेगा अमोनिया को। लेकिन क्या इस कंडेंसेशन चेंबर तक
क्या इस कंडेंसेशन चेंबर तक केवल अमोनिया गया क्या? गलत सर, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, N और H तीनों गया सर। मैं बोलता हूं हाँ, मैं बोला हाँ। अगर ये बात आप लोगों को पता है तो बिल्कुल ठीक बोलते हो आप, बिल्कुल ठीक बोलते हो आप सर। ध्यान से देखना, ये यहां से गया इधर, ये यहां से गया इधर, तो इधर पे क्या क्या चीजें हैं सर? अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछे तो फ्रेंड्स दो चीजें हैं यहाँ पर, एक्चुअली तीन चीजें हैं यहाँ पर। तीन चीजें क्या क्या है? एक NH3 जा रहा है, एक नाइट्रोजन जा रहा है और एक हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है ना, इस चेंबर से। सर बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो चेंबर है, कंडेंसेशन चेंबर, काम ही कंडेंस करने का, लिक्विफाई करने का, वही वो करेगा अपना काम। अच्छा सर, ये रहा कंडेंसेशन चेंबर को आप कर दिए ऑन, कंडेंसेशन चेंबर ऑन हो गया। अब आप यहाँ पर कूलिंग कर रहे हो, बेसिकली कंडेंसेशन चेंबर ऑन करने का मतलब है कूलिंग हो रहा है। और फ्रेंड्स जब ये कूलिंग होगा तो NH3 क्या होगा? अमोनिया गैस क्या होगा? लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सर बाकी दोनों जो है, समझना, बाकी दोनों इतना इजीली लिक्विफाई होते नहीं है, तो बाकी दोनों ऊपर में रहेंगे, कंडेंसेशन चेंबर के ऊपर में नाच रहे होंगे, गैस है, क्योंकि ये लिक्विड बन चुका है। तो आप एक अलग से चेंबर में इसको लिक्विड अमोनिया को कलेक्ट कर लीजिए, जो आपने फॉर्म कर लिया। यहाँ पर जो है आपका लिक्विड अमोनिया, यहाँ से आप निकलवा लीजिए। लिक्विड NH3 आप अपना जो है यहाँ से निकलवा लीजिए। चलो बाय बाय, लिक्विड NH3 बाय बाय हो गया। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गया हम लोगों को। सर आपका ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। मैं बोला हाँ बिल्कुल। फ्रेंड्स ये होता है मेजर डायग्राम, जो आप लोगों का होता है रिलेटेड टू हेबर्स प्रोसेस। अगर इतना आपको पता है हेबर्स प्रोसेस के बारे में, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों को और कुछ भी जरूरत नहीं है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हेबर्स प्रोसेस के बारे में